So hello everyone, once again, welcome to Sachin Sir Physics, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in इश्क मोहब्बत with physics. बच्चा मैंने कहा है आप लोगों से कि अगर आप ब्रह्मास्त्र फॉर बैक बेंचर्स देख करके एग्जाम में जा रहे हो ना, वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल साल भर भी नहीं पढ़े ना, उनके लिए भी एक वरदान है। और वो बच्चे जो चाणक्य नीति दबंग बैचेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर मौजूद थी उसे एक भी बार देखे हैं तो इन लेक्चर्स के साथ आपका रिविजन एक नेक्स्ट लेवल है। आज के इस वीडियो के अंदर हम 11, 12, 13 कवर करेंगे बच्चा, इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर आल्सो। उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। इतना आपको करना ही है और इसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस वाली वीडियो देखनी है। अगर आपने डे 2, डे 3, डे 1 के सेशन नहीं देखे हैं तो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को कहीं पर भी टैप आउट करो, यू विल सी देयर इज अ आई बटन, जस्ट क्लिक ऑन द आई बटन। उसी आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो ब्रह्मास्त्र फॉर बैक बेंचर्स तो आपको जरूर देखना है। एंड बिल्कुल आप यहाँ जो भी मैं लिखूंगा तो मेरे सारे जो मेरे नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो आपके एग्जाम के लिए ये बेस्ट सब कुछ बच्चा आपके इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, तो इन्हें आप जरूर जो है कंटिन्यू करिएगा एंड देखिएगा भी। एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूँ यार, दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा। पहली बार भी आप पढ़ रहे हैं तो भी आपको सारे टॉपिक समझ में आएंगे एंड ऐसे समझाऊंगा कि आप कभी लाइफ में भूलेंगे ही नहीं। तो एग्जाम तो बहुत दूर की बात है, एग्जाम में तो आप लिख करके आएंगे। और ये कॉन्फिडेंस रखिए कि आपको पढ़ना है, मेहनत करना है। फेल होने के बारे में मत बहुत सोचिए कि मैं फेल हो जाऊंगा, कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ। अगर आप इतना भी करके जाते हैं, कोई दुनिया की ताकत आपको फेल नहीं कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रह्मास्त्र फॉर बैक बेंचर्स में अभी जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कराया था ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चैप्टर नंबर 11 है, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में डीएनआर कहता हूँ। इस चैप्टर से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनता है। वो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है बच्चा, या तो वो आपका न्यूमेरिकल हो सकता है, न्यूमेरिकल आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशन से, या फिर आपकी स्टार्टिंग में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर ये डिस्कस किया गया था कि ग्राफ कैसे बनता है। याद आया? कुछ नहीं याद है तो सब पता चलेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। और जो इसका तीसरा हिस्सा होता है वो दी ब्रोगली वेवलेंथ का आता है। मतलब कुल मिलाकर के मोटा मोटा 3 बड़े टॉपिक्स हैं जिसे अगर आप टैकल कर ले गए तो इस चैप्टर में आपकी मास्टरी हासिल हो जाएगी एंड आपको रियलाइज होगा कि यार ये इंसान पहले क्यों नहीं मिला, बाबा एसएसपी। ठीक है, तो चलिए बच्चा शुरुआत करते हैं हम लोग ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर के अंदर। जो चीज़ हमें समझनी है, जहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है और 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो एमसीक्यू बनने का चांसेस इस टॉपिक से है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे वर्क फंक्शन। वो बच्चे जो डिटेल में एक बार रिवीजन चाहते हैं वो जरूर दबंग बैच या चाणक्य नीति बैच के लेक्चर्स देख लेंगे। हमने कमेंट में उन लेक्चर्स को पिन किया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अलग से आपको कुछ भी चार्ज उसका पे नहीं करना है, सब कुछ चैनल पे अवेलेबल है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर रिवीजन बेस्ट तरीके से बताऊंगा कैसे करना है एंड वो सारी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ आएगा बच्चा। तो ईजिली आप यार 70 में से ना 60-65 तक पहुँच ही जाएंगे अगर आप इतना करते हैं तो। और कॉपी में भी साथ साथ लिखते रहिए। तो वर्क फंक्शन क्या है, तो देखिए वर्क फंक्शन क्या होता है कि जैसे कोई मेटल है, अब इस मेटल के अंदर पॉजिटिव आयन से इसके बीच में इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप डायरेक्टली नहीं ना निकल सकता है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको कुछ एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, कुछ मिनिमम अमाउंट की एनर्जी। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, आप क्या लिखेंगे अपने नोटबुक में? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द मेटल। मेटल में से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जिस भी मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ी उसी को हम WF वर्क फंक्शन कहते हैं। इसको फाई नोट से रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये आपको बता दें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है। केस स्टडी जो सवाल होता है ना, उस केस स्टडी के अंदर जो 4-5 सवाल होता है उनमें ऐसे ही चीजें होता है, यूनिट बता दो या डिफाइन कर दो। तो वर्क फंक्शन पता चल गया। मेटल में से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, रटिए मत, समझ लीजिए, मेटल में से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जिस भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी उसे हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है HF0। इसमें ये F0 क्या है, H क्या है? तो H होता है आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है बाबू, इसका हमको चिंता नहीं करना है। ये गिवन होता है, नहीं भी गिवन हो तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हमको याद है वैसे आपको भी याद करना पड़ेगा। मन मंदिर में इसको बसा लीजिए, 6.625 10⁻34 जूल इनटू सेकेंड। और साथ ही साथ ये जो F0 है इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आप कोई भी एनर्जी गिरा देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी पर ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है। उसी स्पेशल फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इससे रिलेटेड जो वेवलेंथ होता है उसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। कई बार MCQ है आपके एग्जाम में, पता है ना, CBSE में। तो CBSE में MCQ पूछ लेगा कि 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ गिरी है, बताइए उससे रिलेटेड वर्क फंक्शन कितना? तो HF0।
अब एच की वैल्यू और एफ नॉट यानी कि वेवलेंथ एच सी बाई लैम्डा नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको थोड़ा और तोड़ेंगे तो फाई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एच एफ, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था सी अपॉन लैम्डा नॉट। एक ट्रिक बताता हूं, अगर ये एनर्जी आपको ईवी में चाहिए तो यहां पर आपको क्या करना है, 12,400 बटे में लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम। ये इक्वेशन कब लगाएंगे आप, जब आपको अपनी एनर्जी किस में चाहिए, ईवी में, क्योंकि 1 ईवी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ में 19 जूल होता है। हम आपको ऑलरेडी सेट करके बता रहे हैं, आप एच की वैल्यू डालिए, सी की वैल्यू डालिए, एट द एंड ऑफ द डे यही आएगा। और एग्जाम में आपको ये एमसीक्यू अगर आ गया कि वेवलेंथ दिया है एंगस्ट्रॉम में और आपको वर्क फंक्शन पूछा है तो डायरेक्ट आप ये लगा दीजिएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। अगर गिर रहा है सरफेस पे तो बताइए वर्क फंक्शन क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कौन से बच्चा पार्टी इसको करके बताते हैं। आई बात समझ में। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ ले, हमें आता है एफ नॉट इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा नॉट। सी कांस्टेंट है 3 इंटू 10⁸ एफ नॉट निकाल सकते हैं, लैम्डा नॉट निकाल सकते हैं और वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। ये बात एकदम अच्छे से मन में बैठ गया तो ये आपका पहला पॉइंट हुआ इस चैप्टर का। और चीजें जानकारी प्राप्त कर लीजिए, एमसीक्यू में आ सकता है कि ये जो वर्क फंक्शन होता है ये आपका पूरा एनसीईआरटी का ना निचोड़ है बच्चा। ये जो आपका वर्क फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक मटेरियल का फिक्स होता है। अब जैसे मैं बोलूँ, मतलब मटेरियल का तो फिक्स होता है बट ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल। अब जैसे मेरे इस हाथ में मैग्नीशियम है, इस हाथ में कॉपर है, तो मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना, और इसमें से हमको निकालने के लिए अलग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इससे क्या पॉइंट बना, पॉइंट ये बन गया कि इफ वी हैव अ डिफरेंट मटेरियल्स दैट मींस डिफरेंट वर्क फंक्शन विल बी देयर। तो वर्क फंक्शन डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है, साथ ही साथ ना मटेरियल का टेम्परेचर कितना उस बात पर भी ये डिपेंड करता है। तो यहां से आपका एमसीक्यू बनने का चांस है। तो ये आपका टेक्स्ट बुक का पहला मुद्दा है। इसी में और 2-3 चीज अगर आपको याद रखनी तो याद रख लो। और कोई तरीका है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का, तो जी हाँ, अगर हम इस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें तो हम आपको पढ़ाए हैं बच्चा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ काइंड ऑफ भाई लोगों का इलाका। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है तो खिंचा करके जो है चुसा करके बाहर आ जाता है। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। सर आप कैसे कह रहे हैं, E बराबर एफ अपॉन क्यू, तो एफ बराबर क्यू इंटू ई, दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस द फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट्स व्हाई इट विल कम आउट फ्रॉम द मेटल। इस चीज को कहते हैं बच्चा फील्ड एमिशन। ये जो आप पढ़ रहे हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, लाइट से लाइट का बनना, लाइट गिरी और फिर फोटो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। और एक होता है थर्मो आयनिक एमिशन, इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा दिया जाता है। कई साल पहले टीवी के बड़े कॉम्पैक्ट साइज, बड़े बड़े साइज के होते थे, उसमें पिक्चर ट्यूब लगा होता था। तो होता यह है कि जब फिलामेंट में से करंट पास होती है तो फिलामेंट गर्म होता है, और जब फिलामेंट गर्म होता है तो गर्मी की वजह से इलेक्ट्रॉन ढिचकियां करके बाहर निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकला, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन के निकलने के प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन का एमिशन कहते हैं। 3 प्रकार का होता है, फोटो इलेक्ट्रिक, थर्मोआयनिक हीट की वजह से, एंड तीसरा कौन सा है, फील्ड एमिशन। आई होप बच्चा आपने दूसरा वाला दोनों पॉइंट जो है लिखा है, लिख रहे हो ना, तो हमको सचिन सर फिजिक्स इंस्टाग्राम पे टैग करना कि बाबा एसएसपी के हम बच्चा पार्टी हैं और बाबा एसएसपी जो पढ़ाते हैं हम वो लिखते हैं। आप लिखोगे तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। चलिए आइए अब हम दूसरे मुद्दे पर चलते हैं बच्चा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपको मजा ही आ जाएगा। एकदम सिंपल करके सारा पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ग्राफ, क्वेश्चन सब बन जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को समझना है बच्चा तो आपको सबसे पहले एक डायग्राम समझना है। हाँ, डायग्राम वगैरह एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसी डायग्राम के माध्यम से आप सवाल जो है एमसीक्यूज, कई सारे शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर कर पाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्लोज चैम्बर है। इस क्लोज चैम्बर में यहाँ पर ना एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है। हमारी आवाज बच्चा बैठी हुई लग रही होगी क्योंकि 2 दिन से वायरल है, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बहुत सारा काम है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो जब हमको समय मिल रहा है ना, बीमार भले हैं लेकिन हमको पता है कि बच्चा लोगों का बोर्ड का एग्जाम है, तो हमने कहा चलो एक बार पढ़ा दिया जाए। वैसे मैंने ये चैप्टर अभी 2 वीक पहले ही कराया है आपके इस प्लेटफॉर्म पर। जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, दबंग बैच में रिसेंटली हमने ऐड किया है। बट आइए रिवीजन आपका हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से लाइट गिरी, ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है तो ये इलेक्ट्रॉन को पैदा कर देगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे साइन माइनस का होता है। तो इलेक्ट्रॉन के सामने अगर मैं एक पॉजिटिव प्लेट लगा दूं, अब पॉजिटिव प्लेट लगाने के लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक एसी सोर्स समझिए। अब एसी सोर्स का काम क्या होता है कि एक टर्मिनल प्लस, फिर थोड़ी देर बाद माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तभी तो वो एसी सोर्स है। तो यहाँ पर हाल फिलहाल पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव जो है इसके साथ कनेक्टेड है, इस प्लेट के साथ जिसका नाम हम सी दे रहे हैं। एस क्या है, सेंसिटिव प्लेट, जहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है। सी क्या है, कलेक्टर, कलेक्ट करने वाला।
कलेक्टर किसके साथ कनेक्टेड है? प्लस के साथ। आप इतना भी याद रखेंगे तो भी माइकल लाल कोई आपको फेल कर दे तो बताइए हमारा नाम बाबा एसएसपी नहीं। आप इतना तो पहले याद करिए, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे याद करेंगे तो कभी भी जीवन में नहीं भूल सकते। आपको फिजिक्स के साथ 100% मोहब्बत करवा देंगे बच्चा। तो गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया? ताकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे तो हमें पता चले कि इसमें से करंट बह रही है। बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन था। अगर ये आपका पहला पॉइंट देखिए क्या है, अगर ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल रहे, पॉजिटिव पोटेंशियल रहे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन गेट्स अट्रैक्टेड। आप बिल्कुल ऐसे ही लिखिए अपने कॉपी में, इलेक्ट्रॉन गेट्स अट्रैक्टेड। इलेक्ट्रॉन यहां अट्रैक्ट हुआ क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है। अब इलेक्ट्रॉन को रास्ता भी मिल गया जी, तो इलेक्ट्रॉन चलने लगा। जब इलेक्ट्रॉन चलने लगा इट मेक्स करंट। करंट हमें कैसे पता चला बन रहा है? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देने लगा। गैल्वेनोमीटर में से जब भी करंट पास होती है तो डिफ्लेक्शन देता है। अच्छा, जब ये करंट बना दिया इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह के करंट को ना हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा, पीईसी कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फिर से देखिए कैसे लिखेंगे थ्योरी। व्हेन द लाइट ऑफ गुड फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द फोटोसेंसिटिव प्लेट, देयर इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। नाउ देयर इज अनदर प्लेट सी विच इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एसी सोर्स। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे दो स्विच की से बनाया था, आप ऐसे बनाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। नाउ द सी इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, that's why all these electron gets attracted and then it will pass through the conducting wire, hence there is a deflection in the galvanometer, which means there is a current, and this current is known as not a electric current but this current is known as a photoelectric current. Why we are calling this as photoelectric current? Because photo light की वजह से ही पैदा हुआ। just imagine अगर मैं यहाँ ढक लूँ, no light is incidenting on the surface, no electron will get emitted। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब साइंटिस्ट लोगों का यहाँ पर एक प्रश्न आया कि अगर मैं इस पॉजिटिव टर्मिनल की वैल्यू को लगातार बढ़ाते चले जाऊं, व्हाट, अपने आप से सवाल पूछिए, व्हाट इफ वी इंक्रीज पॉजिटिव पोटेंशियल लगातार, क्या होगा? अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल लगातार बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन तेज चलने लगेंगे, करंट की संख्या बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब है पीसी बढ़ेगा, पीसी इंक्रीजेस। बेटा जब पीसी बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, तो सवाल यही आता है तो क्या लाइफ टाइम तक बढ़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए ये कोई मेटल प्लेट है, इस पर लाइट गिराने से ये करंट पैदा करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि इस पर लाइट हमेशा गिराइए जिंदगी भर करंट ले जाइए। ऐसा अगर होता तो बिजली का बिल मोदी गवर्नमेंट या बाकी गवर्नमेंट माफ कर देती, है ना, कि भैया हम तो सूर्य भगवान के प्रकाश में बनाते हैं। हालांकि सूर्य भगवान के प्रकाश में करंट बनता है, लेकिन वो मेटल के साइज पर डिपेंड करता है। आपको पता होगा कि वो फोटो सेंसिटिव जो प्लेट होती है, ज़्यादा वॉट की बिजली चाहिए तो ज़्यादा बड़ा एरिया पर सन को गिराया जाता है। बहुत खर्चीला प्रोसेस होता है भाई साहब वो। हाँ, तो यहाँ से आपको क्या मुद्दा निकल के आया कि अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल लगातार बढ़ा रहे हैं तो पीईसी बढ़ रहा है, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, आफ्टर सम टाइम आपका जो पीईसी है वो बच्चा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। एक बार बाबू आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो गया तो साइंटिस्ट को पता है कि अब पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ाने से क्या मतलब है। चलिए उल्टा काम करते हैं, इसको नेगेटिव समझते हैं और इसको पॉजिटिव समझते हैं। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही नेगेटिव हुआ तो कलेक्टर वा नेगेटिव हो गया। अब ससुरा कलेक्टर वा नेगेटिव हो गया तो इधर से इलेक्ट्रॉन माइनस खुद ही है और ये खुद ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों को बोलेंगे भाग यहाँ से, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को बोलेगा भाग यहाँ से, ये बेचारा रुक जाएगा। लेकिन इसी इलेक्ट्रॉन्स में बहुत सारे साइको नेचर के भी हैं, बहुत खतरनाक इलेक्ट्रॉन है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे ना जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। सर ऐसा क्यों? बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन द एटम आर नॉट इन द सेम ऑर्बिट। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में नहीं होता। न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे ऑर्बिट है, बहुत सारे ऑर्बिट में से बहुत इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो वो फ्री में होते हैं, उनका न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम होता है तो ईजिली निकल जाते हैं, वो कम एनर्जेटिक होते हैं, वो बेचारे डर गए इस माइनस से। माइनस कौन है? ये। तो ये आपका सी था, नेगेटिव था। यहाँ 5 लोग थे, 5 लोग में से जो है ना 3 लोग रुक गए। अब 3 लोग रुक गए तो हमारा पीसी घट गया, 0 नहीं हुआ, क्योंकि 2 लोग, ये 3 लोग रुके लेकिन ये 2 लोग खतरनाक साइको इलेक्ट्रॉन है। अब ये साइको इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे? ए नेगेटिव आ, हमको रोकना है ना रे, तो तू तेरा नेगेटिव वैल्यू और बढ़ा, ये ऐसा बोलेगा। तो ये बोलेगा अच्छा ठीक है ए साइंटिस्ट बाबू, तो यहाँ साइंटिस्ट बाबू खड़े हैं, ये साइंटिस्ट बाबू -10 थे तो -20 कर देंगे, -30 कर देंगे। अभी -30 -40 तब तक बढ़ाएंगे इसको जब तक कि एकरा एनर्जी शांत नहीं हो जाती। इससे आप क्या समझे? इससे आप ये समझे बच्चा कि अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं
फॉर नेगेटिव पोटेंशियल, बहुत बच्चे ये गलत समझते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल देते ही सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए, नहीं, देयर आर सम साइको इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे याद रखो। साइको इलेक्ट्रॉन्स कौन है? वो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में से न्यूक्लियस के बहुत नजदीक के ऑर्बिट से निकले, दे आर ऑफ हाईली एनर्जेटिक, उनको रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए। सो फॉर नेगेटिव पोटेंशियल पीसी, पीसी क्या हो गया बच्चा आपका? डिक्रीज हो गया। अब पीसी आपका घट गया। अच्छा, अब हम लगातार नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे 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 तो एक टाइम पीसी आपका जीरो हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे फॉर वन नेगेटिव पोटेंशियल, फॉर वन नेगेटिव पोटेंशियल आवर पीईसी, यानी कि एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल, ये वाला, ये बढ़ा रहे थे साइंटिस्ट भाई, ए साइंटिस्ट भाई बढ़ाइए, तो ये बोलेगा रुक जा मालिक, ए मालिक अब हम नहीं ना आपको परेशान करेंगे मालिक, समझ गए? मालिक मालिक बहुत चल रहा है बच्चा आजकल, तो मालिक जो है सॉरी बच्चा, तो ई ससुरा बहुत पावरफुल हो गया और ई जो है ना इसका सामना नहीं कर पाया। अब हमारी टोन क्यों चेंज हो गई जानते हैं बच्चा? प्रभाव पड़ गया है एक व्यक्तित्व का, क्या करें? तो प्रभाव पड़ जाता है, हमारी हैबिट है बच्चा कि वो टैलेंट जो होता है कहीं भी पड़ा होता है ना तो चूस लेते हैं हम। हाँ ठीक है ना, वी ऑल लव आवर खान सर, है ना? और नहीं पता होगा जिन बच्चों को तो पता चल ही गया होगा कि बाबा एसएसपी हैज कोलैबोरेटेड विद आवर प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म, भारत का एकमात्र सबसे अधिक लोकप्रिय मंच खान ग्लोबल स्टडीज। सो फॉर नेगेटिव पोटेंशियल आवर पीईसी बिकम्स जीरो। आएगा नहीं समझ में? तो हमारा पीसी जीरो हो गया भाई। जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर हमारा पीसी जीरो होता है उसी को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। कितना सिंपल है समझना। क्या कहते हैं उसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब बताइए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव था, मतलब कि ये इतना नेगेटिव था कि रुक गया, तो पूरी कोशिश क्या होगा ना, ये वाला, ए मालिक तुम भले हमको गिराने की कोशिश कर रहे हैं मालिक, लेकिन हम हार नहीं मानेगा मालिक। तो ये बड़ी तेजी से चल के प्रयास किया इस नेगेटिव का सामना करने का, ये दो इलेक्ट्रॉन साइको इलेक्ट्रॉन। तो उस वक्त इसकी एनर्जी कैसी रही होगी? मिनिमम या मैक्सिमम? यस मैक्सिमम। हाँ, तो यहाँ एक फॉर्मूला बन गया कि वर्क ड्यू टू दिस पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू वी, क्यू मतलब चार्ज, वी इन वी नॉट को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, तो डब्ल्यू क्या होता है बच्चा? डब्ल्यू आपका वर्क होता है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट, जहां पर वी नॉट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, एम आपका मास ऑफ साइको इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻31, वी मैक्स आपका मैक्सिमम स्पीड है। बहुत सिंपल, एक बार फिर से समराइज कराते हैं, ध्यान से सुनो भी प्यार हो जाएगा। हम शुरू में क्या किए? पॉजिटिव रखे, देखिए इलेक्ट्रॉन चलने लगा, हमारे खुशी में हम पॉजिटिव बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन लगातार नहीं बढ़ पाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की लिमिटेड संख्या है ना। अब भाई जैसे किसी प्लेट में 100 इलेक्ट्रॉन है, वो मिलके 5 एम्पीयर करंट बनाते हैं, तो अब जब 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए 5 एम्पीयर बना दिए तो अब 6 थोड़ी ना बना पाएंगे। तो क्या समझ में आया कि हम शुरू में अगर पोटेंशियल पॉजिटिव बढ़ा रहे थे तो करंट बढ़ रहा था, लेकिन अब कांस्टेंट हो गया। अब नेगेटिव किए तो जीरो नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ, लेकिन हम नेगेटिव बढ़ाते गए ये जीरो हो गया। जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर ये जीरो हुआ उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आते हैं इसके बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ। आइए, तो ये तीसरा मुद्दा है, सारे के सारे ग्राफ ध्यान से समझना बच्चा, ग्राफ से सवाल बनता है। तो हम सबसे पहला जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी। ध्यान से, इसमें से जो करंट चल रहा है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, और जो लाइट गिराई जा रही है उसकी इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ 10 वॉट से मैंने 40 वॉट की लाइट गिराई, अब आप समझ सकते हैं 10 वॉट का थोड़ा सा तीव्रता इंटेंसिटी कम होगा, 40 वॉट का ज्यादा होगा। 40 वाट वाला जो ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फेंका होगा वो। भाई लाइट क्या है? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बंचेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम कहते हैं फोटोन। फोटोन, व्हाट इज फोटोन? फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। कहां से आती है एनर्जी? वॉट से। सो इफ आई एम सेइंग 10 वॉट से 100 वॉट, तो 10 वॉट का ताकत 100 वॉट के ताकत से बहुत कम है, तो 100 वॉट आया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फेंक दिया। अब सोचिए जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फेंक दिया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले, मतलब करंट भी ज्यादा बना। हाँ, इसका मतलब है इसका ग्राफ स्ट्रेट आता है। जितनी इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे उतना आपका करंट बढ़ेगा। ये आपका पहला ग्राफ हुआ, ठीक है? आया समझ में? एकदम सिंपल। दूसरा जो ग्राफ है बच्चा वो ये है कि दूसरे ग्राफ में हम ले रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, करंट कहूं या इंटेंसिटी, अब आपको तो बात समझ में आ गया कि दोनों एक ही है। समझ में आया कि नहीं? है ना? तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये ग्राफ बना रहे हैं बच्चा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस दिस। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये जीरो है, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। मान लीजिए यहाँ एक नेगेटिव पोटेंशियल V01 है, तो अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव पे तो करंट जीरो था,
फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या है, 0 है। लेकिन जैसे ही हम 0 के आगे पॉजिटिव पर गए और फिर किसी एक पॉजिटिव के बाद करंट बढ़ ही नहीं रहा है, तो करंट घटा था ना। ये देखिए, अपनी किसी फिक्स कांस्टेंट वैल्यू से हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते चले जाए, जो मैंने यहां सिखाया था कि ए मालिक, नीचे वाला बोल रहा है मालिक इलेक्ट्रॉन को, और ये मालिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ए मालिक हमको अगर गिराना चाहते हैं ना तो आप जो है बढ़ा दीजिए हमारा वोल्टेज। तो ये बोलेगा धत बुड़बक तोरा के रोकना है क्या, तो ये बोलेगा हाँ, तो बढ़ जाइए। तो जैसे ही ये 30 हुआ, ये रुक गया, बुझाया, ठीक है बच्चा। सो हम 0 से यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल पर जा रहे हैं, तो हमारा करंट क्या हो गया, देखो इस जगह पर करंट है ही नहीं, 0 हो गया। लेकिन जैसे जैसे इधर इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव की साइड जा रहे हैं, तो ये बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो गया। है कि नहीं आसान समझना। अब बच्चा इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के ध्यान से सुनना, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा दिया जाए, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि यहां से 10 वॉट, यहां से बच्चा 10 वॉट का रेड था, अब यहीं पर 10 वॉट का अगर वायलेट आ जाए, तो वायलेट का क्या अधिक है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, वायलेट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। देखिए इंटेंसिटी कांस्टेंट है, ये इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो करंट कांस्टेंट हुआ, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, किसकी, इस गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है सीधा E बराबर HF के साथ, समझना मजा आएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो एनर्जी बढ़ी, मतलब गिरने वाली लाइट की एनर्जी बढ़ा दी गई है। तो आपको नहीं लगता पैदा होने वाला इलेक्ट्रॉन भी सम्राट होगा, चक्रवर्ती सम्राट, और ज्यादा साइको। तो फिर इलेक्ट्रॉन आया, बोला ए मालिक अब की बार ना हम ज्यादा एनर्जी लेके आए मालिक, तो अब अगर आपको रोक, ये मालिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये बोल रहा है ए मालिक हम ज्यादा एनर्जी लेके आए हैं, अगर हमको गिराना चाहते हो ना तो अपनी ताकत दिखाओ। तो कहेगा रुक ससुरा, तो -30 पे रुका था ना, इस बार तोरा के -50 पे रोकेंगे, तो -50 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर -50 बढ़ा दीजिए। मतलब जितना एनर्जी यहाँ से बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन उतना एनर्जेटिक होगा, और उसी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल को भी बढ़ाना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ग्राफ कैसा बनेगा कि अगर हमारा इंटेंसिटी कांस्टेंट था बट फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दिए, तो देखिए उसी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमको ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव देना पड़ा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तीसरा, अब और फ्रीक्वेंसी चेंज करिए और हो जाएगा, बढ़ाते चले जाओ। तो ये ग्राफ आपको क्या बताता है बच्चा, ये ग्राफ आपको बताता है इंटेंसिटी कांस्टेंट है बट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। इसी में अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें, देखिए इंटेंसिटी बढ़ गई और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहेगा। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है। कितना सिंपल है समझना, आई बात समझ में। तो इन ग्राफ से ना हमको 2-3 पॉइंट याद रखना है। क्या? पॉइंट नंबर 1, इंटेंसिटी डिपेंड्स नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। किस बात पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी पर। और दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। आए समझ में? तो ये 2 पॉइंट से दुनिया भर के असर्शन रीजन बने हुए हैं बच्चा। कई बार दिमाग में फिट रखो, इंटेंसिटी बढ़ने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी, और उस बढ़े हुए एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए मालिक हमको ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा। खत्म, यही है। ठीक, चलो तो अब आते हैं चौथे मुद्दे पर। और चौथा मुद्दा ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बहुत ही सिंपल करके रखूंगा बच्चा, बहुत ही सिंपल तरीके से। यू विल बी इन लव विद दिस। आप अपने वाले जिसको भी अपने आपके जीवन में जो भी था ना, सिंगल हो जाइएगा आप। सिंगल तो नहीं होंगे, भौतिक विज्ञान आपके जीवन में सदा रहेगा। कॉलेज करिए चाहे जो भी करिए, ये बाबा का दावा है बच्चा। हाँ, तो अब हम बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन। तो इन्होंने ना बच्चा एक सवाल उठाया। सवाल ये उठाया कि अगर मान लीजिए कि कोई मेटल है, उस मेटल में भाई साहब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए ना, उस एनर्जी से थोड़ा एनर्जी ज्यादा दीजिए।
क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले करके बाहर निकलता भी है तो ये चल नहीं पाएगा। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को चलाना है, ऑब्वियस सी बात है, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा ही देना पड़ेगा। किससे ज़्यादा देना पड़ेगा? कौन सी वो एनर्जी होती है जो हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 10 जूल चाहिए, तो हमको कितना देना चाहिए? 10 से ज़्यादा। क्यों? देखो वो इसलिए, अगर मान लो आपने 12 जूल दे दिया तो ये 12 जूल ना ऐसे टूटेगा, 10 जूल प्लस 2 जूल। समझना ध्यान से, दिस गिवन एनर्जी, इसको हम लिख लेते हैं गिवन एनर्जी। आप बिल्कुल ऐसे ही याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे। तो हमने क्या किया? ज़्यादा एनर्जी दिया। ये ज़्यादा एनर्जी 2 हिस्सों में टूटा, ये तो वर्क फंक्शन में चला गया भाई, इसको यहाँ से यहाँ निकालने में, और फिर बचा हुआ जो एनर्जी है वो किस में चला गया? इसको चलाने में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर ये एग्जाम में आता तो आप क्या लिखेंगे? गिवन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। व्हाई? बिकॉज दिस एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। व्हाई? बिकॉज रेस्ट इलेक्ट्रॉन विल नेवर हेल्प टू फॉर्म अ करंट। अरे रुका हुआ इलेक्ट्रॉन पैदा होकर के चले ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन क्या काम का? इलेक्ट्रॉन मोशन में रहेगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी बनाएगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन करंट बना पाएगा। करंट, मूविंग इलेक्ट्रॉन ही करंट बनाता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो अब गिवन एनर्जी बच्चा, उसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं? HF से। वर्क फंक्शन को फाई नॉट से, एनर्जी को हाफ mv² मैक्सिमम से। देखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चा, ध्यान से सुनना, ध्यान से मजा आएगा आपको। थोड़ा सा हम पिनवा का थिकनेस कम कर लेते हैं। हाँ, सो HF इज इक्वल टू फाई नॉट, इसको हम HF नॉट बोल दें, हाँ, प्लस हाफ mv² मैक्सिमम। इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं हाफ mv² मैक्सिमम को। तो अगर आप हाफ mv² मैक्सिमम को सब्जेक्ट बनाइएगा तो ये हुआ HF माइनस में फाई नॉट। यही हाफ mv² मैक्सिमम थोड़ी देर पहले क्या बना था बच्चा? EV नॉट। सो EV नॉट इज इक्वल टू HF माइनस में फाई नॉट। बोलो क्लियर? जी सर। एकदम अच्छे से? जी सर। फील आया क्या? जी सर। सो EV नॉट इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया? HF माइनस में फाई नॉट। एकदम बढ़िया से समझ में आया। यहां से भी ना एक इंटरेस्टिंग ग्राफ आता है, वो ग्राफ ध्यान से सुनना। ग्राफ से याद आया, वो बच्चे जो ग्राफ का एक वीडियो चाहते हैं चैनल पर मौजूद है, आप खाली सर्च करिएगा क्लास 12th CBSE एंटायर ग्राफ ऑफ फिजिक्स बाय सचिन सर, विल गेट दैट वीडियो। बहुत सारे बच्चों ने उसको प्यार दिया, आप देख लेना। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ग्राफ जैसा है, y बराबर mx प्लस c। थोड़ा सा मैं इसको और तोड़ दूं, v नोट को सब्जेक्ट बनाऊं तो HF अपॉन में E माइनस फाई नॉट अपॉन में E। अगर आप इसकी तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो ये देखिए y बराबर mx प्लस c जैसा ग्राफ है। ये ग्राफ किसके लिए होता है? ये ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन के लिए। m को क्या कहते हैं? स्लोप। m स्लोप है तो h अपॉन e स्लोप हुआ। c क्या है? इंटरसेक्ट। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसा बनेगा जरा सर दिखाइए तो। देखिए बच्चा, ऐसा बनता है ग्राफ। तो y एक्सिस वर्सेस x एक्सिस। नाउ ऑन y एक्सिस वी हैव टू प्लॉट v नॉट, तो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ। ऑन x एक्सिस वी हैव टू प्लॉट फ्रीक्वेंसी, x पे फ्रीक्वेंसी हो गया। ये मेरा y है, ये मेरा x। देखो कितना सिंपल है ग्राफ बनाना। बचा हुआ वैल्यू स्लोप है। एक बात याद रखिए, जो बच्चे पहली बार ग्राफ देख रहे हैं आपको समझ में आएगा, चिंता मत करो। मैंने बेसिक मैथमेटिक्स कई बार चैनल पर डाला, बट बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देखे होंगे। जब m की वैल्यू पॉजिटिव हो ना तो ग्राफ ऐसे ऊपर चढ़ेगा, नेगेटिव हो तो नीचे चला जाएगा। c पॉजिटिव हो ना तो y पॉजिटिव पर काटिए, c नेगेटिव हो तो नेगेटिव पर काटिए। बट c हमारा नेगेटिव है और ग्राफ आपका ऊपर चढ़ रहा है, तो ऐसा ही हुआ। देखो ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव वैल्यू कट गया, तो इसको हम इंटरसेक्ट कहते हैं। ये आपका फाई नॉट अपॉन ई हुआ इतना, ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई, ठीक है। ये आपका स्लोप हो गया, वट एवर इट इज, h अपॉन ई, एंड दैट्स इट, दिस इज द ग्राफ। कई बार बोर्ड में ऐसा सवाल पूछा है कि एक मेरे पास मेटल ए का ग्राफ ऐसा है, एक मेटल बी का ग्राफ ऐसा है, बताओ क्या सही है। फाई नॉट ऑफ ए इक्वल्स टू फाई नॉट ऑफ बी, पहला ऑप्शन। ग्राफ देके सवाल पूछा है, फाई नॉट ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्वल देन फाई नॉट ऑफ बी। तीसरा ऑप्शन, फाई नॉट ए लेस देन, सॉरी बच्चा, फाई नॉट बी, रियली सॉरी, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है बच्चा। एंड देन फाई नॉट ए इज लेस और इक्वल देन फाई नॉट बी। अरे मालिक साहब, सब देख के पता चल रहा है, ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है ना, ये जीरो के नज़दीक है और ये बड़ा है, तो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है और इसकी ज़्यादा है। ये जीरो के नज़दीक है, जीरो से दूर है, तो ए की कम है, तो यही आंसर हुआ। कई बार बोर्ड में आ चुका है, तो इसलिए हम कह रहे हैं
कि थियरी वाले लेक्चर्स हमारे देखने के बाद बेटा जो हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है आपके एग्जाम के बाद में, जो ये आपके फिजिक्स के एग्जाम में जो गैप पड़ा हुआ है, उसमें आप वो वीडियो लेक्चर्स जरूर देखो जो कमेंट में पिन है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो तमाम स्टूडेंट्स जो लास्ट में कुछ नहीं पढ़े हैं, इतना ही करके जाओ जो ब्रह्मास्त्र में कराया जा रहा है, बहुत है आप लोग के लिए, आराम से पास हो जाओगे। तो चलिए, ये हो गया हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी कहानी है। नंबर 5 पर आते हैं बच्चा। नंबर 5 पे जब हम आते हैं तो आता है दी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन। कुछ नहीं है, दी ब्रोगली साहब ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने दो इक्वेशन का कंपैरिजन कर दिया, E बराबर mc² और hc बाई लैम्डा। अगर हम दोनों को कंपेयर करें mc² एंड देन hc बाई लैम्डा, तो देखिए बच्चा स्क्वायर से c कट जाएगा एंड देन लैम्डा बराबर हो जाएगा h/m इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। तो h/ में क्या हो गया, p हो गया। एंड इसी को हम कहते हैं दी ब्रोगली वेवलेंथ। ये इक्वेशन क्या कहता है कि अगर किसी चीज का वेवलेंथ है तो मोमेंटम अपने आप आ जाएगा, मोमेंटम है तो वेवलेंथ अपने आप आ जाएगा, बिकॉज h कांस्टेंट है। हम एक को लेके नहीं चल सकते, कोई भी एक इसमें विजेता नहीं बन सकता। तो अगर एक आपके पास है तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको मिल ही जाने वाला है। इफ यू हैव लैम्डा यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ p। p प्रेजेंट करता है पार्टिकल नेचर, वेवलेंथ प्रेजेंट करता है वेव नेचर। तो दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, बट इसके कुछ अलग अलग फॉर्म्स है बच्चा जहां से MCQ बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई न्यूमेरिकल आया, आप करने में असमर्थ हैं, तो एटलीस्ट फॉर्मूला लिख के आएंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक, आइए, तो P का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो होता है h/√2m k। दिस रिलेशन इज बिटवीन P एंड K, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज होता है बच्चा। काइनेटिक एनर्जी इज वर्क इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स ऑफ वोल्टेज। चार्ज इज योर इलेक्ट्रॉन एंड वोल्टेज यू नो दैट V। तीसरा, वेवलेंथ का एक और रिलेशन h/√2m, ये K की जगह होता है बच्चा 3/2 kb एंड देन T इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, तो ये 2 से 2 कट गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√3m kb and then T. Sir, what is this kb? kb is the Boltzmann constant. Yes, my dear friends, it is not in your textbook, these different forms, but क्योंकि ये related है 11th क्लास के, तो CBSE ये एक्सपेक्ट कर रही है बच्चों से पेपर में हमेशा कि आप 11th के फिजिक्स को इग्नोर ना करें। तो ये प्रश्न बनाए गए हैं, बहुत बार डायरेक्ट आते हैं सवाल। तो ये हो गया आपका दी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का पूरा निचोड़ था। इस चैप्टर से एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए। बहुत ही डिटेल जो है वो मैंने दबंग बैच में पढ़ाया ही बच्चा, बट ये रिवीजन पर्पस से है। इतना भी अगर आप करके जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। दबंग और प्लेलिस्ट चाणक्य प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है। आइए अब हम दूसरे चैप्टर पर चलते हैं। तो बच्चा लोग, ये वो टॉपिक हैं आपके एटम के जो हम कवर करेंगे। इन्हीं टॉपिक से हर बार CBSE ने क्वेश्चन बनाए हैं, जिनमें है रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट से MCQ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बोहर मॉडल थ्योरी डायरेक्ट लिखने को आ जाता है। एनर्जी एंड रेडियस का डेरिवेशन आता है, एंड स्पेक्ट्रल सीरीज से MCQ आता है, एंड एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन से न्यूमेरिकल आता है। 3 मार्क्स का कुछ चैप्टर जो है आप ये वेटेज जो है इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जान लीजिए। बहुत ही बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट में खाली ये जानकारी मिली है कि एटम होता क्या है। अब आप सबको पता है कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी होता है, सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होता है। दुनिया के सामने ये चीज कैसे आया, तो रुदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चा। इन दैट एक्सपेरिमेंट ही हैज टेकन अ रेडियो एक्टिव सोर्स। अब रेडियो एक्टिव सोर्स में से क्या निकलता है, अल्फा बीटा गामा निकलता है। मान लीजिए अल्फा निकला, अब अल्फा को एक डायरेक्शन करने के लिए यहाँ लीड की ब्रिक्स लगाए गए, ये सीधा ऐसे गया। अब ये ब्रिक्स लगा हुआ है तो इसको कोलिमेट कर देता है ताकि ये अलग अलग डायरेक्शन में ना जाए। और यहां पर था एक सोने की पतली पन्नी, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल को इतना पतला इसलिए किया गया था क्योंकि इतना गोल्ड ही क्यों लिया गया था, बिकॉज ये इतना अच्छा मटेरियल हो सकता है कि बिना क्रैक हुए जितना चाहे आप उतना उसको थिन कर सकते हैं। माइक्रोमीटर के फॉर्म में 10⁻�6 इमेजिनेबल भी नहीं है वैसा। तो इतना पतला करने के पीछे का कारण क्या था, ताकि अगर हम जैसे अब जैसे ये है, इसको मैं चपटा करूं तो फील करिए, चपटा करते 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 ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर अब सिर्फ एक एटम बचा, बाकी सारे एटम तो चपट के बाहर निकल गए चिट्ट से। तो देयर इज ओनली वन एटम। तो उस वन एटम पर क्या प्रभाव पड़ा इस अल्फा पार्टिकल के रेडिएशन का, वो इस एक्सपेरिमेंट में पता लगा। कुछ नहीं था बच्चा, जब ये अल्फा पार्टिकल आया तो देखा गया कि
एग्जैक्टली सेंटर से ना कुछ लोग टकरा करके रिटर्न जा रहे थे और बाकी सब लोग ना ऐसे यहाँ स्कैटर्ड हो जा रहे थे। अब आप खुद सोचिए स्कैटर्ड क्यों हुए होंगे और कैसे पता लगा होगा। तो पता लगाने के लिए साइंटिस्टवा ने क्या किया था ना, एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई थी। साइंटिस्टवा कौन था बच्चा? रुदरफोर्डवा। तो इसने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई थी और यहाँ पर लगाया था एक डिटेक्टर, और डिटेक्टर कनेक्टेड था गैल्वेनोमीटर के साथ। इस डिटेक्टर की खास बात ये थी कि जितने भी स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स थे जब इस पर गिरते थे, तो अल्फा पार्टिकल्स, पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, तो पार्टिकल जब गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है स्ट्राइक करेगा, चमकेगा। जितना चमकता था उस हिसाब से डिटेक्टर पता लगा देता था कि अच्छा 10 लोग यहाँ है, 20 लोग यहाँ है, 30 लोग यहाँ है, 40 लोग यहाँ है। बहुत ही कॉमन सेंस है इसको समझ पाना। इस एक्सपेरिमेंट का जो पहला थीम निकल करके सामने आया था वो ये था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम, जो आप जानते हो, मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम वॉज एम्प्टी। बिल्कुल सही है सर, ये कैसे हुआ? अरे भाई, एटम में न्यूक्लियस ही तो होता है जिसमें पूरा मास केंद्रित होता है, सेंटर्ड होता है। बाकी सब जगह तो खाली होता है, फिर ऑर्बिट, फिर ऑर्बिट, फिर ऑर्बिट, ऑर्बिट के बीच में गैप होता है। इसीलिए जो ये अल्फा पार्टिकल्स थे वो ऐसे सब स्कैटर्ड हो गए। तो ये जब डिटेक्टर अलग अलग एंगल पर चल रहा था तो एग्जैक्टली जब 180 डिग्री पर यहाँ ये पूरा ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे यहाँ आया, तो अगर मान लीजिए 100 अल्फा पार्टिकल्स गए थे तो 100 में से 90 आर पार चले गए, खाली 10 लोग ना रिटर्न आए। क्या मतलब है इसका? 90 अगर चले गए आर पार तो आधा से ज्यादा भाग तो खाली ना है। आधा से ज्यादा पार्ट क्या है? खाली है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, दैट मींस देयर इज नो ऑब्स्टेकल। अब तो दुनिया के सामने ये चीज पता है भाई कि एटम का पार्ट खाली होता है, बट 1900 के आसपास, 1800 के आसपास लगभग जो है ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। आए कि नहीं समझ में? तो ये अलग अलग एंगल पर ऐसे चलता रहता है और एंगल पर देखा कि 180 डिग्री पर, यानी 180 डिग्री मतलब एग्जैक्टली इस कंडीशन पर 10 ही लोग आए। तो उसका कारण है अल्फा खुद पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव अगर हमको यहाँ मिल रहा है पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई पॉजिटिव रहा होगा। तो जो सेंटर पार्ट था, सेंटर पार्ट ऑफ एटम was named as nucleus of positive charge। भाई अगर कोई चीज उससे टकरा करके बाहर आ रही है तो वो भी पॉजिटिव चार्ज वाला ही रहा होगा। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है सर। तो ये इस एक्सपेरिमेंट की खास बात थी। इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं आता, बट यहाँ से एक एमसीक्यू आता है। आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल, एमसीक्यू नहीं, एक न्यूमेरिकल बन सकता है कि लीस्ट नहीं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या है। तीसरा पॉइंट, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इसको समझिए, बहुत सिंपल है समझना, बहुत सिंपलेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, और ये आपका अल्फा पार्टिकल है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसको हमने एनर्जी देकर के भेजा। थोड़ी देर के बाद ये बोलेगा, ओए पीछे जा, मैं भी पॉजिटिव हूँ। लेकिन ये अपनी पूरी ताकत लगा कि इसके नजदीक जाने की तो कोशिश करेगा, पूरा छू के नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बच्चा ये भी पॉजिटिव रिपेल मारेगा। तो जिस कंडीशन पर ये ऐसे रिपेल हुआ, सोच के देखिए, ये जिस कंडीशन पर फील आ रहा है बच्चा, फिजिक्स इज वंडरफुल सब्जेक्ट, ट्रस्ट मी, यू विल बी इन लव विद फिजिक्स इफ यू फील द कॉन्सेप्ट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, इन माई दरबार यू कैन फील इट। तो ये आपका पॉजिटिव यहाँ आया और फिर ये ऐसे चला गया, तो ये हुआ आपका डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच। अब यहाँ पर फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ये है कि जिस वक्त ये चल रहा था वो थी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जिस वक्त ये टर्न लिया, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो इसको निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv², या फिर अल्फा पार्टिकल की जो भी एनर्जी होगी ईवी में गिवन होगी, मैं ईवी लिख देता हूँ। ईवी में यानी कि 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ये गिवन होगा कि भाई इसको हम इतना दे करके सब भेज, ऐसे थोड़ी जा सकता है। एनर्जी दोगे तभी तो नजदीक जगह तो जा भी नहीं पाएगा। तो इसको दिया एनर्जी, और इसका जो फॉर्मूला होता है के Q1। Q1 कौन है? अल्फा। अल्फा पे चार्ज होता है बच्चा 2e, और Q2 कौन है? गोल्ड का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में चार्ज निकालना है तो वी हैव टू अप्लाई द चैप्टर 1 फॉर्मूला, which is Q बराबर n is what? number of charge depends on atomic number। इसीलिए हम यहाँ पर Ze कहेंगे, और Z 79 होता है गोल्ड का, and then again E upon में distance। So by using this formula we can find the minimum distance approach। आपके टेक्स्ट बुक का पहला एग्जाम्पल है, ठीक है ना? तो ये EV में गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्टेज में 1.6 × 10⁻⁹ से गुणा करना। K फिक्स है 9 × 10⁻⁹।
2 आपको पता है, E1 पर 6 10 -9 79 पता है, E पता है, D मिनिमम यू कैन फाइंड आउट, दैट्स इट, यू विल गेट द आंसर। तो ये हो गया आपका रुदरफोर्ड। अच्छा, रुदरफोर्ड का कुछ फेलियर भी है, वो भी यहीं डिस्कस कर ले, इसको मिटा दूं लिखने के लिए आ जाए तो, फेलियर ऑफ रुदरफोर्ड। फील आ रहा है बच्चा लोग, है ना? कुछ बच्चों को लगेगा यार मास्टर आप कहाँ थे बाबा, एसएसपी बाबा, एसएसपी कहाँ थे इतने दिनों तक? कहीं नहीं था बच्चा, आपके दिल में ही था। ठीक है, हाँ, ये चलने के बारे में लोगों को कब बाद में पता चलता है, बट आपको प्यार हो जाएगा हमेशा, हमारी गारंटी है। तो रुदरफोर्ड की क्या गलती थी पता है? जैसे कि न्यूक्लियस के आसपास ये जो इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। अब सोच के देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन लगातार रेडिएट कर रहा है एनर्जी, तो वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी समाप्त हो रही है, समाप्त होते होते न्यूक्लियस में आके माइनस और प्लस खुद को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, ना न्यूक्लियस, ना एटम, ना मॉलिक्यूल, ना हम, ना आप, ना ब्रह्मांड, क्योंकि इस पूरा ब्रह्मांड का सर्जन इसी से है, एटम से ही है। बट ऐसा तो नहीं है, ब्रह्मांड भी है, एनवायरमेंट भी है, मैं भी हूँ, आप भी हो, तो ये थ्योरी भी है, मतलब ये गलत है। क्या? ये इलेक्ट्रॉन लगातार रेडिएट हो रहा है। सोचिए ना, इलेक्ट्रॉन रेडिएट होता तो यही तो प्रॉब्लम होती। सो हम क्या लिखेंगे? द फेलियर वॉज रिलेटेबल लाइक दिस। According to him, he explained or he suggested that electron in any orbit is continuously emit the radiation, which is not possible. If it is happening, then electron gets collide with the nucleus. After the collision, what will happen? There is no existence of the atom, existence of the universe. But it is not possible. That's why this thought was wrong. कि electron in the orbit is continuously emitting the radiation. इस चीज को सही किसने किया? बोहर ने। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? बोहर मॉडल। तो ये आपका पहला टॉपिक हुआ, उसका फेलियर, हमने सब कुछ देख लिया। उम्मीद करता हूं बच्चा कि आपने इसको अच्छे से लिखा है नोटबुक में और आपको याद भी बढ़िया से हो चुका होगा। अब आइए बोहर मॉडल, इसको भी बहुत प्यारे तरीके से आपको समझाते हैं। काजी ये आजकल क्या है, हमको मैक्सी बहुत परेशान करती है। कह रहे मैक्सिया, हम बेचारी 4 साल से हमारे साथ रहे। थैंक यू मैक्सी, लव यू। ठीक है, बोर्ड को हम कहते हैं प्यार से, जैसे आप लोग को प्यार से बच्चा बाटी कहता है। तो बोहर मॉडल क्या था? इनका हाइपोथेसिस था। पहले वाले हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या कहा बच्चा, ध्यान से सुनिए, कि न्यूक्लियस के आसपास में बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। उन ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी ऑर्बिट को सिलेक्ट करेगा। हमको दूसरे स्लाइड पर जाना पड़ेगा, ये हैंग हो रहा था पहले, अब नहीं होगा। बोहर्स मॉडल, यस। तो आप पहले हाइपोथेसिस में क्या लिखेंगे कि इन द एटम around the nucleus there are so many orbit and out of so many orbits electrons select only those orbit, मतलब इलेक्ट्रॉन उसी में रहना पसंद करता है जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर हो। नाउ इन क्लास 11 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट एंगुलर मोमेंटम। जो भूल गए हैं ध्यान दीजिए, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p, पोजिशन वेक्टर, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। जब हम क्रॉस हटाते हैं तो आता है साइन थीटा। देखिए रेडियस और वेलोसिटी यानी मोमेंटम के बीच में कोण 90 होता है, इसीलिए साइन 90 कितना हो गया 1, और ये जो p होता है उसी को हम mv कहते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, टेक्स्ट बुक में सीधा सीधा बस ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से किसी भी ऑर्बिट में नहीं रहता, उस पर प्रेशर होता है, दबाव होता है। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट को सिलेक्ट करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीजर मल्टीपल में हो। दैट मीन्स कि अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन इज लाइंग इन द थर्ड ऑर्बिट, सो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? 3h/2π। फोर्थ में है तो 4h/2π, फिफ्थ में है तो 5h/2π। यहाँ से एमसीक्यूज बने हुए हैं, सो बी प्रिपेयर ऑफ इट। ठीक है, पहला मुद्दा हो गया। इसी में 2 पॉइंट और लिख दीजिए कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में रहता है उसे स्टेबल ऑर्बिट कहा जाता है और स्टेशनरी रिवोल्यूशन वो करता है। What it means? स्टेशनरी रिवोल्यूशन। स्टेशनरी रिवोल्यूशन का मतलब होता है बच्चा कि किसी भी तरीके का रेडिएशन बाहर ना छोड़ना। जो गलती की थी किसने? रुदरफोर्ड ने। इन्होंने एकदम अच्छे से उसको सही कर दिया। ठीक है ना, चलिए तो पहला हुआ। दूसरा देखिए, किसी भी एटम में 2 तरह का एनर्जी लेवल होता है, एक लोअर एनर्जी लेवल और एक हायर एनर्जी लेवल। सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, इफ इलेक्ट्रॉन हैज टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर टू हायर, then it will absorb some energy. If electron has to make a transition from lower to higher,
जैसे 10वें फ्लोर पर रहती हैं शुक्लाइन, 9वें फ्लोर पर रहते हैं शुक्ला जी। मार शुक्ला जी को 10वें फ्लोर पर जाना है, ऐसे तो चले जाएंगे, चलिए थोड़ा और नीचे कर देते हैं। शुक्ला जी रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, शुक्लाइन रहती है 10वें फ्लोर पर। अब शुक्ला जी को 10वें फ्लोर तक रोज चढ़ के जाना है, तो एनर्जी तो खाएंगे ना, खाना तो खा के जाएंगे ना, तो खाना खाए गए ऊपर। लेकिन जैसे ही 10वें फ्लोर पर गए, ढिचकियां दरवाजा खुला, पिताजी खड़े थे बैट वैट लेके, मारे की तरह गिरा के। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़े, देखिए पिताजी हैं हायर एनर्जी पर, पप्पा खड़े हुए हैं, तो ये तुरंत नीचे आके भागने की कोशिश करेगा, तब ये जितना खाना खाया था रिलीज कर देगा। कॉम्प्लिकेट मत करिए, बहुत सिंपल है। If electron has to make a transition from lower energy to higher energy level, it will absorb the energy. But whenever it makes a transition from higher to lower, it will release the energy in the form of photon. जैसे अगर इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E1 है, तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो HF के बराबर है। यस बच्चा, F is what? C by lambda, you know that. तो ये हो गया आपका बोहर्स मॉडल। तो ये आता है एग्जाम में लिखने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। याद हुआ सबको? फील आया? वीडियो केस पढ़ाओ तक जो बच्चे पहुंचे हैं वो जरूर लिखेंगे यस बाबा एसएसपी हम भौतिक विज्ञान में आग लगा करके आएंगे। माचिस मार के पेपर मत जला देना, पता चला एग्जामिनर को बोलोगे बाबन कहा था, बाबन कहा आग लगाने का मतलब अच्छा मार्क्स लेकर के आना, ठीक ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज रेडियस एंड एनर्जी का डेरिवेशन। ध्यान से देखना बच्चा, पहली बार भी देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा, बस ध्यान से देखना। तो रेडियस एंड एनर्जी कैलकुलेशन, ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ बच्चा तो सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं। ये न्यूक्लियस में रहे हुए चार्ज को निकालने के लिए हमें Zd लिखना पड़ेगा, क्योंकि Q बराबर Ni होता है। इस न्यूक्लियस से R जितने डिस्टेंस पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है रिवोल्यूशन कर रहा है ऐसे पूरा। अब आप सब अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है और ये भी एक चार्ज है न्यूक्लियस पे, तो दोनों के बीच में कूलम्बियन फोर्स लगेगा। ये कूलम्बियन फोर्स इसके रेस्पॉन्सिबल होगा सर्कुलर मोशन की। इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना चाहता है बट ये इसको खींचता है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अब ये ऐसे जाना चाहता है, ये इसको खींचता है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। एंड वी ऑल नो दैट सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है किसी एक्चुअल फोर्स के बराबर। ये एक्चुअल फोर्स है, यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाएगा। अब कोलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर M V स्क्वायर अपॉन में R। चमका है बच्चा यहाँ तक? हम K के जगह पर क्या लिख सकते हैं? K के जगह लिख सकते हैं 1/4πε0। Q1 आपका इलेक्ट्रॉन है, Q2 आपका Zd है, तो ये आपका हो गया Zd का स्क्वायर इज इक्वल टू M V स्क्वायर अपॉन R। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यूज करेंगे बोहर्स हाइपोथेसिस बाय यूजिंग बोहर्स मॉडल। अब बोहर मॉडल क्या कहता है बच्चा कि MVR बराबर NH/2π। एक बार ध्यान से देखिए, हमको याद है तो आपको भी याद ना हो जाएगा बच्चा, बस ध्यान से देखने की आवश्यकता है। तो MVR बराबर NH/2π, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, M स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4π का स्क्वायर। V स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाइए, N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर M स्क्वायर एंड देन R स्क्वायर। Now I am going to place this value of V square in this particular equation number 1 from equation 1। जैसे ही आप इसके अंदर रखेंगे, आप रखिए, इतना तो आपको करना पड़ेगा, आपको आंसर ये मिलेगा, सब कट जाएगा, रेडियस मिल जाएगा N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई M ZE का स्क्वायर। बच्चा ध्यान देना, यहां से MCQs बनता है। R ना बेसिकली डिपेंड करता है N और Z पे, अलग अलग एटम हुआ Z बदल जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, 4, 5 ऐसे बदल जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्बिट में है तो N बदल रहा है। अगर हाइड्रोजन एटम है तो R प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर हुआ। चमका? तो बेसिकली R जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर अपॉन Z होता है। ये सारी चीजें कांस्टेंट है। H 6.625 10⁻34, 8.85 10⁻12, 3.14, 9.1 10⁻31, 1.6 10⁻19. So by putting all the values,
When we remove this proportionality, we will get this value 0.523 n square upon z एंगस्ट्रॉम। आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप वहां देखिएगा, इसका बहुत सारा सवाल आपको मिलेगा। कैसा सवाल? जैसे कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन और लिथियम के सेकंड में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन का रेडियस का रेशियो बताओ। तो हाइड्रोजन बोल रहा है बेटा तो Z1 लो, फर्स्ट ऑर्बिट तो ये 1 लिया, तो हाइड्रोजन के लिए आ गया 0.523। लिथियम बोले तो Z बराबर 3 लो, N बराबर 2 लो, रेशियो निकाल दो, खत्म। आया समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट रेडियस का डेरिवेशन। अब हम यहीं पर एनर्जी का भी डेरिवेशन कर लेते हैं। आइए एनर्जी कैलकुलेशन। तो अगर हम एनर्जी कैलकुलेशन करें तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर दो तरह की एनर्जी यहां पर लग रही है। एक है बच्चा आपका काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम टोटल एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ mv² और पोटेंशियल का फॉर्मूला k q1 q2 अपॉन में r। थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं। हाफ mv² माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e का स्क्वायर। सर कैसे है माइनस? देखिए बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जब भी लिखा जाता है ना विथ साइन लिखा जाता है। अब यहां पर एक चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन है, वी हैव टू टेक इट माइनस। तो Q2 अगर मैंने माइनस ई लिया तो Q1 मेरा ZE है, तो ZE इंटू माइनस ई माइनस ZE²। वाई देयर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन प्लेस ऑफ k, दैट्स इट। इसके बाद का स्टेप हम दूसरे वाले पर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि आपकी नोट्स बढ़िया बने। ये मैंने किया कॉपी पेस्ट और अब मैं ये वाले पार्ट को रफ कर देता हूं। आइए बच्चा, ठीक है, ये गायब नहीं हुआ है, पिछले वाले स्लाइड में ये है ही। अब देखो इसके बाद के स्टेप को निकालने के लिए इस स्टेप का जो इक्वेशन 1 बना था हम यूज करेंगे। अगर मैं यहां पर 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। कहा गया जी? एक सेकेंड। हाँ बच्चा, इस इक्वेशन का मत यूज करो, मैं जो समझाना चाहता हूं इसमें ही है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो तो ये r से स्क्वायर कट सकता है, k की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी मैं लिख सकता हूँ 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²। ये e ZE 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 8 क्यों आया? बिकॉज मैं यहाँ पर ना 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको मत देखिए, इसे देखिए। आया समझ में? हाफ इधर भी हाफ, बट नीचे वाले के में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 से मल्टीप्लाई तो 8, तो बेसिकली हाफ mv² निकल के आ गया इतना। तो यहां हो जाएगा ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस, देखिए बाजू में वहां पर भी ZE² है, ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन r। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन r। जब हम r की वैल्यू रियल वाली रखेंगे ये वाली, तो हमें एनर्जी निकल करके आ जाएगी माइनस में me4z² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² एंड देन h²। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यही गलती करते हैं, आप प्लीज मत करना, ये सब कांस्टेंट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं, मतलब सब ये वैल्यू रख दें, तो ये आता है -13.6 EV(z² अपॉन में n²। अगर यही मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, इसलिए -13.6 अपॉन n²। आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ हाइड्रोजन की चर्चा किया है बेटा, लेकिन रटो मत, एग्जाम में हाइड्रोजन तक सीमित नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, डरना थोड़ी है। बाबा के बच्चा हो यार, बेटा आपको बस ये याद रखना है कि हीलियम का एनर्जी बोलेगा तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, Z बराबर 2 ना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 गुणे ये करके फिर n² करिए। लिथियम बोले तो ये कर दीजिए। हाँ, आपके टेक्स्ट बुक में आगे के 2 टॉपिक इसी पर बेस्ड है, बट आपको सिर्फ यही नहीं याद करना है, ये अच्छे से थियरी को याद करके जाओ, कॉन्सेप्ट बना करके जाओ, ताकि आप सवाल अच्छे से कर पाओगे। समझ में आया बात? ठीक है, चलिए। तो अब इसके बाद ना हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी कुछ नहीं है बच्चा, बहुत ही सिंपल है।
हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन, तो -13.6 अपॉन में n स्क्वायर एंड देन EV। जब मैं n बराबर 1 रखूंगा तो मेरा आंसर आएगा माइनस में 13.6 EV। बाई पुटिंग n इज इक्वल टू 1 आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। n बराबर 2 रखूंगा तो 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करिएगा सो माइनस में 3.4 EV। ऐसे ही n बराबर 3 यानी कि 9 रख दोगे तो माइनस में 1.51 EV। ठीक है, फिर माइनस में 0.85 EV, यहाँ n बराबर 4। ऐसे ही बच्चा यहाँ पर 0 EV हो जाएगा इफ आई कंसिडर n बराबर इन्फिनिटी। गॉट द पॉइंट। अब बहुत सिंपल है, अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में बैठा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में बैठा है और n बराबर 1 से n बराबर 2 में जाना चाहता है, n बराबर 1 से n बराबर 2 में जंप मारता है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। और ये एनर्जी इन दोनों के लेवल के गैप के बराबर होगी। तो -3.4 फिर -13.6, फाइनल माइनस इनिशियल, यहां से यहां गया ना, इसीलिए इसमें से इसको माइनस किया, तो ऑलमोस्ट 10.2 EV आएगा। तो ये आपको याद भी हो तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट इतना तो याद रहे 4। बस n बराबर अब क्या था, n बराबर 1 से n बराबर 3 में जाए, इसको हम कहेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। चलिए कमेंट करके इसकी वैल्यू बताइए। ऐसे ही n बराबर 1 से वो यहाँ जा सकता है, n बराबर 1 से वो यहाँ जा सकता है। हमको हर बार क्या करना है, हमको हर बार एनर्जी का गैप ले लेना है। और ये हम एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से। आया समझ में? ठीक, तो ये आपका एक्साइटेशन एनर्जी हुआ। इसी में होता है बच्चा एक आयनाइजेशन एनर्जी। क्या चीज है आयनाइजेशन एनर्जी? बहुत सिंपल, अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 पर बैठा है और उसको मैं इतनी एनर्जी दे दूं कि वो सदा सदा के लिए फ्री हो जाए मतलब लास्ट ऑर्बिट में चला जाए, तो इसको मुझे एग्जैक्टली प्लस जितना देना पड़ेगा। तो n बराबर 1 से सीधा n बराबर इन्फिनिटी में भेज दो, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। किसके बराबर होगा? +13.6 EV। क्यों सर? -13.6 पहले ही था, यहाँ बैठा था, +13.6 और दूंगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। आयनाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, वो आयनाइजेशन एनर्जी होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे ही n बराबर 1-2 से अगर n बराबर इन्फिनिटी पर जाना है तो उसको हम कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। कितना हुआ? यहाँ से अगर यहाँ जा रहा है तो ये आपका हो गया +3.4 EV। खत्म। मैं फिर से कहना चाहूँगा बेटा, ये जो निकाला गया है आपके सामने वो हाइड्रोजन के लिए है। आप इसका आंसर कमेंट में करिए, बिकॉज मैंने आपको समझा दिया। अगर मैं ये तमाम चीज़ें हीलियम एटम के लिए निकालूं, क्या आंसर सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये भी बदल जाएगा और उसके साथ ये और ये भी बदल जाएंगे। हाँ, प्रोसेस रिमेन एज इट इज कि फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब 1 से 2, सेकेंड मतलब 1 से 3, फर्स्ट आयनाइजेशन मतलब 1 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, बट दीज नंबर्स विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स। आए समझ में? ठीक है, चलिए नंबर 5। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज की। इसको तो आप कुछ भी करके रट लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। 5 तरीके की सीरीज होती है, एक फॉर्मूला याद करोगे सब याद हो जाएगा। मैं एक ही लिखूंगा, बाकी आपको एक साथ बता देता हूं। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड, है कि नहीं? इसमें से एक याद कर लो। लाइमन सीरीज का जो वेवलेंथ होता है 1/λ इक्वल्स टू r, 1/1² माइनस 1/n², जहां n की शुरुआत होती है बच्चा 2, 3, 4 डैश डैश डैश। बामर होगा तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 3, 4, 5। पाश्चन होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4, 5, 6, एक आगे। जैसे 1 था तो ये 2 से स्टार्ट हुआ। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक होता है मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ। तो आपको जब मैक्सिमम बोले ना तो n की सबसे मिनिमम वैल्यू को चॉइस करिए, याद रख लीजिए। n की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? 2, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। तो अगर मैं n बराबर 3 रखूंगा तो 1/λ मैक्सिमम r 1/1 माइनस 1/2, सॉरी 4।
4 एकम 4 में से 1 गया तो 3r/4। मेरा आंसर लैम्डा मैक्सिमम हो गया 4/3r। आया समझ में? ग्रेट। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ। इन केस अगर मैं मिनिमम वेवलेंथ निकालना चाहूं तो मुझे n की मैक्सिमम वैल्यू रखनी है जो कि इन्फिनिटी के बराबर है। तो बच्चा अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी रख दूंगा तो ये मेरा 0 हो जाएगा, पूरा नहीं 0 होगा, सॉरी मिनिमम ना, हाँ। तो यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम r 1/1, बिकॉज ये तो आपका 0 हो गया। कितना है आंसर? तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1/r। अच्छा, ये मन में आपके चलना चाहिए r क्या है। तो r है बच्चा आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या है r? रिडबर्ग कांस्टेंट। फिक्स वैल्यू है 1.017 10⁻7 पर मीटर, राइट। चलिए, तो ये चीज भी हमने समाप्त कर ली, स्पेक्ट्रल सीरीज। और ऐसे ही ना आप एक कमेंट करके हमको बताएं, देखें आप कितने बच्चे सही जवाब देते हो। अगर मैं फंड सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ पूछूं तो क्या आंसर है? अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचे हैं जरूर अपना आंसर दीजिए। आई बात समझ में? चलिए बच्चा, तो अगला चैप्टर न्यूक्लियस करते हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। चलिए बच्चा, सबसे छोटा चैप्टर है न्यूक्लियाई। एंड न्यूक्लियाई में से जो है आपका 1-2 सवाल बनता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें से डिलीटेड है, तो हमें ज़्यादा खास परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें से जो आता है, एक तो बाइंडिंग एनर्जी का कैलकुलेशन आता है, एक क्यू वैल्यू का कैलकुलेशन आता है, या तो एमसीक्यू आता है रेडियस के बारे में, डेंसिटी के बारे में, या न्यूक्लियस का कुछ अगर आप प्रॉपर्टी पढ़ ले जैसे आइसोटोप, आइसोटोन, तो वो एमसीक्यू में पूछ लेता है कि बताइए इनमें से आइसोटोप क्या है। तो हम शुरू में प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं तो हमें आइडियाज़ आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा, वही सारी चीज़ें आपके लिए काम की, बस इतना ही आप पढ़ के जाइए, इसी में से आपका सवाल आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में अगर हमें समझना है तो न्यूक्लियस आपको पता है कि इसका जो रेडियस होता है वो फेम्टोमीटर में आता है, फर्मी भी कहते हैं 10⁻15 मीटर, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, एटम का सबसे सेंट्रल पार्ट है, वो लिखने की आवश्यकता है मुझे, चलो लिख भी देता हूँ, ये सेंट्रल पार्ट आता है। तीसरा बच्चा, इसका जो मास होता है ना वो केजी में नहीं नापते हैं, उसको एएमयू में मापते हैं। तो मास ऑफ न्यूक्लियाई, और इसको नापने के लिए ना अनएक्साइटेड C12 लिया जाता है, उसके 12th पार्ट करते हैं और वैल्यू आती है 1.66 10⁻27 kg। इसी को बच्चा हम बोलते हैं 1 AMU। ठीक है, तो एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू जो होती है वो इतनी होती है। कैसे आती है मैंने वो भी बता दिया। और देखिए, न्यूक्लियस के अंदर बच्चा आप जानते हैं कि प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। यही जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना बाबू, इसको हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं। सो इन न्यूक्लियस देयर आर प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन्स एंड द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियन। ऑल राइट, नेक्स्ट, देयर इज नो सच काइंड ऑफ रिलेशन ऑफ न्यूक्लियर का फोर्स। न्यूक्लियर के फोर्स का कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कोलंबियन फोर्स है F=K(Q1Q2)/r², ग्रेविटेशनल फोर्स है G(m1m2)/r², इसका कुछ नहीं होता है, इस पर कोई नियम नहीं लगता है। सो देयर इज नो सच स्क्वायर फॉर्मूला। पूरा टेक्स्ट बुक का निचोड़ आपको बता रहा हूं। फिर इसको प्रेजेंट करते हैं बच्चा ऐसे, एक्स जेड ऐसे, न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन है। इसमें एक्स आपका एलिमेंट है, एलिमेंट या न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। जेड आपका बच्चा एटॉमिक नंबर है और ए आपका मास नंबर है। ये आपका क्या है? मास नंबर है। ए बराबर P+N तभी होगा जब आपका न्यूट्रल एटम है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ जैसे Mg2+, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, बराबर P+N कभी नहीं लिखा जाता। मतलब ए बराबर आपका प्रोटॉन और इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के नंबर से हम कभी नहीं लिखते, राइट। तो n जो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, वो आता है A- में Z से। तो किसी भी न्यूक्लियाई को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, x आपका एलिमेंट है, Z आपका एटॉमिक नंबर है, A आपका मास नंबर है और n आपका न्यूट्रॉन नंबर है, विच वी कैन गेट बाई डूइंग सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ A एज वेल एज Z। नंबर 7, ये ना शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं बच्चा। व्हाट इट मीन्स, शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए नहीं लगते हैं।
न्यूक्लियस है ना, ऑलरेडी साइज बहुत छोटी है, तो बहुत ही कम अंतराल वाले ये फोर्स होते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग इनकी प्रॉपर्टी है, अगर हम न्यूक्लियस के भी सेंटर से सरफेस पर जाए तो हमें एक चीज मिलती है कि अप टू 0.8 फेम्टोमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से 0.8 फेम्टोमीटर तक जो फोर्स होता है बच्चा वो रिपल्सिव होता है, और आफ्टर 0.8 फेम्टोमीटर यही फोर्स आपका अट्रैक्टिव होता है। बताया है आपको, एग्जाम में आ जाए तो डरिएगा नहीं, आपको सब वो पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ बता रहा हूं, ठीक ना। नंबर 9, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो, इनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होता, एक जैसा ही फोर्स होता है, ऑलवेज सेम नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है, हमेशा क्या होता है इनके बीच में, सेम नेचर ऑफ फोर्स होता है। दैट मीन्स देयर इज नो वो क्या कहते हैं उसको यार, वो कहते हैं ना भेदभाव, हाँ कोई भेदभाव नहीं होता। प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, सदा एक साथ प्रेम जुट होकर के जो है न्यूक्लियस के अंदर बैठे रहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। और देखिए सॉरी बच्चा, नंबर 10, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। नंबर 10 जो है आता है बच्चा, वो है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स कौन होते हैं? जिनका Z सेम होता है, A डिफरेंट होता है। बेस्ट एग्जांपल है 1H1, 1H2। देखिए आपका इनका Z सेम है बट A डिफरेंट है, सो दे आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर। देन वी हैव आइसोटोन, व्हाट इट मींस, जिसका आइसोबार लिखते हैं पहले, आइसोबार जिसका क्या सेम हो बच्चा, जिसका बच्चा Z डिफरेंट हो बट A आपका क्या हो, सेम हो। तो 6C12 और 7N12, यू कैन सी इनका A सेम है बट ये डिफरेंट है, Z आपका डिफरेंट है। नंबर 12 ये आता है आइसोटोन, व्हाट इट मींस, आइसोटोन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो। सो 4 बेरिलियम 9, बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 5 बोरोन 10, यू कैन सी 9 - 4 5, 10 - 5 5, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। दैट मीन्स दिस इज आइसोटोन, जिसमें Z आपका डिफरेंट होगा, A आपका डिफरेंट होगा बट N दोनों में सेम हो जाएगा। सी A डिफरेंट है 9 10, Z डिफरेंट है बट इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो ये आपका आइसोटोन, आइसोटोप, आइसोबार, ये सब सारी चीजें हो गई। नंबर 13 बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चा, और वो होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली किताब में दिया है, उसको याद करना है। R बराबर R0 A की पावर 1/3, जहां R0 कांस्टेंट है, वैल्यू विल बी अवेलेबल इन योर क्वेश्चन पेपर, 1.1 फेम्टोमीटर टू 1.2 फेम्टोमीटर, बट A इज व्हाट, A इज मास नंबर। ये क्या है आपका, मास नंबर है। चलिए नंबर 14 की बात करते हैं। यहां से एमसीक्यू बहुत बार सीबीएसई दे चुकी है, डायरेक्ट मैं आपको जो बताऊंगा अभी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। चलिए, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस का टोटल मास क्या हुआ, सोच के देखिए। न्यूक्लियस में कौन रहता है, न्यूक्लियॉन्स। एक न्यूक्लियॉन का मास अगर स्मॉल m हो तो देयर आर कैपिटल A न्यूक्लियॉन्स, नहीं कहते हम ZXA मास नंबर, तो नंबर सी A है और एक का मास m है, तो टोटल मास कितना हुआ, m टाइम्स ऑफ कैपिटल A। समझ में आया। और वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r का क्यूब, तो m टाइम्स ऑफ A अपॉन 4/3 पाई r का क्यूब। कैपिटल R कहाँ है बच्चा, ये रहा, तो हम इसे लिखेंगे R0 का क्यूब एंड देन A की पावर 3 इंटू 1/3, बिकॉज ऑलरेडी देर इज 1/3 ना, तेरा 1/3 और क्यूब की वजह से आ गया। तो आप देखिए 3 से 3 मर गया, A से A मर गया। नाउ एवरीथिंग इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, तो 2 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आता है। तो किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है नहीं। अगर आप
हाइड्रोजन हीलियम लिथियम की तरफ जाएंगे तो ए बदलेगा। आप बोलोगे सर ए बदल रहा है तो डी बदलना चाहिए। बेटा ए के बदलने से नीचे आर के फॉर्मूले में भी तो ए कट ही जा रहा है ना ऊपर से। सो देयर इज नो सच रिलेशन इन विच आवर डेंसिटी डिपेंड्स ऑन ए। या वॉल्यूम इज डिपेंडिंग, यस मास इज डिपेंडिंग, बट देयर इज मास बाय वॉल्यूम, कट जाएगा ए। सो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये आ चुका है। यहाँ से कैसे प्रश्न पूछा है पता है? आपको बोल देगा एक एलिमेंट या न्यूक्लियाई है जिसका वैल्यू है 125 एटॉमिक मास नंबर, दूसरा है 27, व्हाट इज द रेशियो? कम ऑन, 125 किसका परफेक्ट क्यूब है? 5 का। 27 किसका क्यूब है? 3 का। 5/3 आंसर। क्या है इसमें? इसीलिए अपने बुद्धि को थोड़ा खोल करके रखिए, सुबह थोड़ा जल्दी उठिएगा ब्रह्म मुहूर्त में और पढ़ाई करिएगा। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर खाली ज्ञान वाली वीडियोस देखेंगे ना तो भी आप परेशान होंगे। बहुत लोग आएंगे कि ये कर लेना वो कर लेना, कराएगा कोई नहीं, राइट बच्चा? तो आप वहाँ से पढ़िए जहाँ पर शांति से चुपचाप पढ़ाया जा रहा है, पढ़ लो। इतनी सारी चीज़ें आपके पास है बेटा, आप इसे जरूर करें, ठीक? चलिए, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस भी हो गया। नंबर 15। हाँ, अब यहां पर जो चीज हमें समझनी है बच्चा वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन एनर्जी रिलेशन। हम जानते भी हैं इस चीज को, बट यहां पर एक बात आपको समझना है शॉर्ट फॉर्म में। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो इक्वेशन था वो था E बराबर mc², जहां पर c कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। मास को अगर मैं 1 AMU लूं, 1.6 10⁻27 एंड 3 × 10⁸ का स्क्वायर, योर आंसर विल बी इन सम जूल होगा ना, एनर्जी जूल में ही तो आएगी। बट अगर मैं इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो डिवाइड बाई 1.6 10⁻19 से डिवाइड करूंगा तो अब मेरा आंसर किस में हो जाएगा? ईवी में। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर निकलता है वो लगभग 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कई किताबों में ये 931.75 मेगा इलेक्ट्रॉन भी होता है। आप इतना ही रखिए, आपका कैलकुलेशन आसान होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये इक्वेशन से मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ न्यूमेरिकल पर्पस, कि अगर आपको कहीं पर भी मास दिया है 2 AMU और 3 AMU तो आप डायरेक्टली बिना घबराए हुए, बिना c², बिना कैलकुलेशन करते, आप एनर्जी इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। यू विल गेट द आंसर इन एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। ये इक्वेशन हमें इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बच्चा अगर हमारा मास गिवन है, हमको मास पता है, हमारे पास एनर्जी है। इट इज नोन एज मास एंड एनर्जी बोथ आर कन्वर्टिबल टू ईच अदर। इफ वी हैव मास दैट मीन्स वी हैव एनर्जी with the formula of mc² because c is ultimate constant 3 × 10⁸. if we have mass we have energy, if we have energy we have mass। इसी कॉम्बिनेशन का यूज करके ना बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकला। समझना, मजा आएगा आपको, लगेगा ही नहीं आपको रिवीजन चल रहा है। अब बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। पहले बाइंडिंग एनर्जी है क्या? बाइंडिंग एनर्जी इज द काइंड ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। सिंपल, किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए लगने वाली जो एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी है। अब न्यूक्लियस में कौन है सोचो? न्यूक्लियस में है प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। इसको जो भी हमको तोड़ना है इसको, तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, वही एनर्जी मेरी बाइंडिंग एनर्जी है। क्या मैं ऐसा समझ सकता हूं कि ये एनर्जी मास के बराबर है? अभी तो बताया था, एनर्जी पूछ रहा है मतलब आपको मास आ जाए तो आप एनर्जी बोलोगे, और अगर मास पता है तो आप एनर्जी बोल दोगे। तो अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे जो एनर्जी लगेगी वही बाइंडिंग एनर्जी है, या जो मेरे पास मास है वही बाइंडिंग एनर्जी है। सोच के देख बच्चा, मान लो कि ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन है, ये टूट करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग हो गया। मान लेते हैं कि इस इंडिविजुअली जब प्रोटॉन घूम रहा था तो इसका मास 10 किलो था। 10 किलो नहीं होता माई बाप, एग्जाम्पल ले रहे हैं। और इसका भी कितना है? 10 किलो। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया जी? 20 किलो। मतलब जब प्रोटॉन फ्री हुआ न्यूक्लियस से, मैं न्यूक्लियस हूं, मेरे में से धमाक करके निकल गया प्रोटॉन, धमाक करके निकल गया न्यूट्रॉन, ओह मैं पतला हो गया। पतला ही तो हूं अभी भी, नहीं थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, राइट? सो एक न्यूट्रॉन निकला धमाक, मैं न्यूक्लियस हूं, मुझे इमेजिन करो, फील इट दैट योर बाबा एसएसपी इज न्यूक्लियस। ढिच के आऊं, निकल गए 10-10 किलो के, 20 किलो हो गए। मैं बोला ओए न्यूक्लियस, ओए प्रोटॉन, आ जाओ यार, आ जाओ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, आ जाओ ना यार प्लीज। तो वो दोनों बोलेंगे ए मालिक, आ रहे हैं मालिक, हमारे बिना नहीं ना रह पाएंगे। तो मैंने बोला नहीं रे, नहीं रह पाएंगे पगला, आ जाओ। तो लोग दोनों आए 10-10 किलो के,
मेरे अंदर आ गए, तो मैं बोलूँगा मेरा वजन कितना हो गया 20। मेरा वजन कितना हुआ 10 10 20। बोलोगे सर आप तो ऑलरेडी आपका वजन था। न्यूक्लियस का पूरा जो मास होता है ना वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर ही बेस्ड होता है। तो न्यूक्लियस खाली एक डब्बा है, हवा वाला डब्बा ऐसा समझिए, पतला पन्नी वाला थिल्ली झिल्ली जो होता है वैसा समझिए। तो अब झिल्ली में आ गया एक रसगुल्ला हमारे पेट में गया। अब हम होने चाहिए कितने के 20 किलो के। कितने के होने चाहिए 20 किलो के, लेकिन वास्तविकता में थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली देखा गया 20 का नहीं था। क्या था, कुछ कमी थी। जब ये दोनों मिलकर के मुझ में मिले और न्यूक्लियस बना तो न्यूक्लियस का मास एक्चुअल में जितना आना चाहिए था उससे कम था। अब क्यों आया, तो ये आपका रीजन जो है, ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट और पूरा जो ब्रह्मांड है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टीज को सिर्फ स्टडी किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे इंसान साइंटिस्ट बहुत सारी चीज़ें रिसर्च कर रहा है, लेकिन इस ब्रह्मांड को सिर्फ एक ही जन समझ सकते हैं और वो है साक्षात सच्चिदानंद भगवान जी, जिसे भी आप जो भी मानते हैं। तो परमात्मा के अलावा, ईश्वर के अलावा इंसान नहीं समझ सकता। इंसान तो चींटी जितना भी ब्रह्मांड को नहीं समझ पाया है। उसका ज्ञान अभी समझ लीजिए इस पूरे पृथ्वी पर जितना चींटी की औकात है उतना ही इंसान समझ पाया है। तो ये प्रॉपर्टी है। अब क्यों है नहीं पता, बट ऐसा ही है। जैसे मैं टीचर हूँ, मेरी प्रॉपर्टी में ऐसा ही हूँ। वाई सचिन सर इज टीचिंग, मेरी खूबी है। वाई न्यूक्लियस लाइक, उसकी खूबी है। आई बात समझ में? हाँ। तो जब ये दोनों मिले तो 20 किलो के होने चाहिए थे, लेकिन 20 के नहीं थे। असलियत में वो 18 किलो के थे। कितने के थे? 18 किलो के थे। तो ये जो 18 किलो के थे, अब ये 18 किलो के हैं बच्चा, 18 किलो के, समझ गए? अब अगर मान लीजिए मैं 2 किलोग्राम मास बन के इसको आ जाऊं, दे दूं, मैं 2 किलोग्राम, जैसे मैं 18 का हूं, अब 2 किलोग्राम आ रहा है। ए मालिक, अब कौन है मालिक? पता नहीं, कोई है आ रहा है इधर से। मालिक हम 2 किलो के हैं। हम, अच्छा तुम 2 किलो के हो? प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलेंगे साहब हमको फ्री करिए ना। तो लोग आएंगे, ढिचिया मेरे को मिले। फिर ये लोग निकल गए साला 10-10 के, फिर 10-10 के हो गए, मैं खाली हो गया। अब 10-10 के हो गए। अब फिर क्या हो रहा है, ये दोनों फिर आए, हे मालिक ढिचकियाँ, एनर्जी बाहर। आई बात समझ में? तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली है क्या? बाइंडिंग एनर्जी है 2 kg मास का डिफरेंस। जब न्यूक्लियस बना तो ओवरऑल प्रोटॉन न्यूट्रॉन के फ्री फॉर्म के मास से कम था। यही मास का जो कमी है उसको मास डिफेक्ट कहते हैं, और मास डिफेक्ट से रिलेटेड एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो मास डिफेक्ट कैसे निकाला जाए? मास डिफेक्ट निकालने के लिए बच्चा हमको क्या करना है? सिंपल फॉर्मूला याद कर लेना है, ZMP प्लस NMN माइनस में कैपिटल M। Z क्या है? एटॉमिक मास नंबर। MP क्या है? प्रोटॉन का मास। कैपिटल N क्या है? न्यूक्लियस का मास। MN क्या है? न्यूट्रॉन का मास। कैपिटल N क्या है? न्यूक्लियस का मास। ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में दी रहेंगी। टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल है, उसे सॉल्व करके जाइए। जो भी आपका आंसर आए उसको सीधा 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका बाइंडिंग एनर्जी आया। अब बाइंडिंग एनर्जी आ जाए तो एक और चीज पूछी जाती है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। नंबर 17, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। अब पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि EB यानी कि बाइंडिंग एनर्जी अपॉन A, इसी को कहते हैं EBN। इसी से रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में अगला एक ग्राफ है, और वो ग्राफ है EBN वर्सेस A। मैं करेक्ट ग्राफ तो नहीं बना सकूंगा, किताब आपको खोलनी पड़ेगी। तो लेकिन इतना मुझे पता है कि ये कुछ इस तरीके के चूहे के शेप का है, ऐसा कुछ है। ये है बच्चा आपका EBN वर्सेस A। इस ग्राफ की 3 बातें आपको याद रख लेनी है, रट लेना है कि जो सबसे खतरनाक पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी होता है वो Fe का होता है, लगभग नहीं, एग्जैक्टली 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। हैवी न्यूक्लियस का भी बाइंडिंग एनर्जी कम होता है, लाइट न्यूक्लियस का भी बाइंडिंग एनर्जी कम होता है, सिर्फ बीच वाले का बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होता है। पहली बात, आयरन का सबसे ज़्यादा। दूसरी बात, जिसकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल है। व्हाट इट मीन्स, स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? स्टेबिलिटी का तात्पर्य है कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर, मतलब कि उनके जो न्यूक्लियस बाहर आसानी से नहीं जा सकते। लेकिन वो लोग, कौन लोग? वो लोग बच्चा जिनके अंदर
बाइंडिंग एनर्जी कम है उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, उनके न्यूक्लियस बाहर आसानी से फेंका जा सकता है. सो दोज हैविंग मोर वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आर सेड टू बी द मोस्ट स्टेबल. लेस अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी आर सेड टू बी द अनस्टेबल. वो अनस्टेबल है, टूट सकते हैं. इसी के बेसिस पर रेडियो एक्टिविटी होता है, लेकिन वो सब सिलेबस से जा चुका है. दैट्स इट. ठीक, इसके बाद ना बच्चा आपको टेक्स्ट बुक खोलना पड़ेगा. मैं टेक्स्ट बुक से बताता हूँ. चलिए बच्चा, जो मैं अब आपको चीज़ सिखाना चाहता हूँ ना बेटा, वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, उसको अंडरलाइन करिएगा. जैसे कि एक जो टॉपिक आता है एकदम स्टार्टिंग में है, हाँ वो ये है पेज नंबर 307 पे. 307 पर है बच्चा एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला है N1 x1 प्लस N2 x2 अपॉन में 100. सर ये N1 क्या है? तो N1 परसेंटेज है, गिवन होगा. N2 भी परसेंटेज है, गिवन होगा. x1 और x2 जो है वो आपके एटॉमिक मास नंबर है. जैसे क्या होता है आइसोटॉप्स 17 क्लोरीन 34, 17 क्लोरीन 36. इसकी जो मात्रा है वो कुछ 10% है, इसकी जो मात्रा है कुछ 90% है. ये 34 यहाँ आ जाएगा, ये 36 यहाँ आ जाएगा. x2 की जगह पर N1 आपका 10, N2 आपका 90 डिवाइड बाई 100. इसको बोलते हैं एवरेज वेटेज, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मास निकालने का फॉर्मूला पेज नंबर 307 पर है. ये जरूर आप करके जाइएगा, बिकॉज मैंने अभी तक इसको एग्जाम में देखा नहीं, बट टेक्स्ट बुक में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है. आपको अगर एक अलग से वीडियो चाहिए आपके इन बिटवीन द एग्जाम, जहाँ पर हम पूरा NCERT का इंपॉर्टेंट लाइन बाय लाइन टिक मार्क्स करा दें कि ये पढ़ना ही है, तो उसका भी मैं एक वीडियो जो है तैयार कर दूंगा बच्चा, उसे आप जरूर देखना. ठीक है. बाकी आप एकदम लास्ट में जब समरी में आएंगे तो वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड चर्चा किया हुआ है. वो आपको डायरेक्टली उनके इक्वेशंस याद करने हैं. पहले बहुत था सिलेबस में, बट अब वो हट चुका है. ठीक. तो जैसे कि देखिए ये रहा, कहाँ गया जी, हाँ ये इक्वेशंस. अब इन्हें आपको कुछ भी करके बच्चा प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा. न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? तो लाइट न्यूक्लियस मिल करके हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1H1 1H2 2He3 गामा प्लस 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, ऐसे 2He3 ये मिलता है. तो ये पूरा का पूरा जो है आपको इसको याद करना पड़ेगा. 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज टोटल एनर्जी निकलती है. ऐसे ही न्यूक्लियर फिजन के अंदर है. फिजन का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर का टूट जाना, हैवी न्यूक्लियस का टूट जाना. 92 यूरेनियम 234 पर अगर हम कुछ बॉम्बार्डिंग करेंगे तो ये देखिए न्यूट्रॉन को मारेंगे तो क्या बनता है 92 236, फिर बाद में ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है. इनकी बैलेंसिंग करने के लिए आती है. जैसे 235 प्लस 1 36, 144 89 और 3 जोड़ेंगे तो उतना ही होगा. नीचे 92 है, इन सबको जोड़ेंगे नीचे वाले को तो 92 ही होगा. 92 यूरेनियम 236 से ये क्यों बन रहा है, क्या बन रहा है, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हर बार अलग अलग प्रोसेस होगी. जैसे अब देखो यहाँ पर हमने न्यूट्रॉन मारा तो ये बना. यहाँ देखिए न्यूट्रॉन मार रहे हैं तो क्या बन रहा है, SbNb बन रहा है. ये बिल्कुल वो बात होगी कि एक ईंटे को तोड़ेंगे तो जरूरी नहीं हर बार आधा एग्जैक्ट ईंटा टूटे, कुछ उसके चूरे भी बाहर निकल जाएंगे. चूरा मतलब चूरमा. तो वही चीज़ न्यूक्लियस के साथ होता है. तो न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे. न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें जो रॉड होता है वो किसकी बनी होती, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो है आपके सिलेबस से जा चुका है, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है. हम लोग तो क्या पढ़ाने वाले लोग हैं, तो हमें जितना कंटेंट उतना अच्छा है. ऐसे सेमीकंडक्टर के बाद एक और चैप्टर रहता था जिसको कहते थे हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम, वो भी चैनल पर मौजूद है, लेकिन अब आपके सिलेबस में वो चीज़ भी नहीं है. तो बच्चा ये हुआ आपका न्यूक्लियस. ठीक है. अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की. बेटा सेमीकंडक्टर ना मेरा प्यार है. जो बच्चा मुझे जानता है बाबा SSP को, उसको पता होगा कि आज बाबा SSP कुछ भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चा पार्टी और इस मेरे फेवरेट सब्जेक्ट टॉपिक की वजह से, दैट इज सेमीकंडक्टर. हमने अभी हाल ही में, अभी जैसे ही आपकी केमिस्ट्री की एग्ज़ाम या जो आपकी एग्ज़ाम अभी गई, मे बी शायद अभी जो भी आपका एग्ज़ाम था पहला वाला, उसके ठीक कुछ दिन पहले ही ना सेमीकंडक्टर बहुत बेहतरीन रिकॉर्डेड लेक्चर रखा हुआ है. 1 घंटे 5 मिनट का लेक्चर है. वो मैं इसमें इसलिए भी नहीं इंक्लूड करना चाहता, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी. तो आपके ब्रह्मास्त्र फॉर बैक बेंचर्स में हम एक वीडियो जो है दबंग का उठा के डाल रहे हैं. दबंग जानते हैं कब आया था? जून में, मतलब बहुत समय पहले. बट आप लोगों ने इतना उसको प्यार दिया रिकॉर्डिंग सेशन को कि हमको लगा हम आपको रिकॉर्डिंग सेशन ही दे, बिकॉज इसमें समय बच जाता है आपका, मेरा भी. नहीं तो चैट में रिस्पॉन्स करो, समय चला जाता है. तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चा कि हम ना इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देते हैं, कमेंट में भी पिन कर देते हैं.
आप वहाँ से जो है जा करके इसको देखिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा चैप्टर है। मैं अभी इसको रिवीजन पर्पस से नहीं पढ़ाना चाहता, मैं चाहता हूँ आप इसको कर लीजिए, बिकॉज इतना बेहतरीन एक्सप्लेन किया हम उसको कि आपको कुछ आए या ना आए, सेमीकंडक्टर का तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट भी ढूंढ सकते हैं। आप चैनल पर जाइए बच्चा, चैनल पर जाएंगे, ये हमारा खुल जाएगा। आपके प्यार और सहयोग से बच्चा हम लोग पहुंचे हैं 1 मिलियन के आसपास, आसपास मतलब पहुंच ही चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं और आगे जा रहे हैं। तो लेटेस्ट में आप जब जाएंगे ना बेटा, तो लेटेस्ट में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये देखिए, ये अभी 1 महीने पहले का ही, और देखिए 60,000 विद्यार्थी ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। तो जब भी मैं सेमीकंडक्टर पढ़ाता हूँ ना, तो एकदम फील के साथ डाल देता हूँ बच्चों, एकदम आनंद आ जाएगा। आप आराम से, आपके पास अभी 3-4 दिन का जो भी गैप है उसमें ये जरूर देख के जाना, 7 मार्क्स आपके पक्के हैं। हम चाहते तो बोलते कि बेटा हम अभी अभी 6-7 दिन पहले ही ड्यूल नेचर पढ़ाए हैं, दबंग बैच का पूरा डिटेल 1 घंटे 13 मिनट का लेक्चर है। हम चाहते तो ये भी बोलते, लेकिन हमने नहीं कहा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको ऐसा बंचेस ऑफ रिवीजन मिल जाए, ब्रह्मास्त्र में एक बूस्ट मिल जाता है। तो जो बच्चे थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये वाला लेक्चर भी देख सकते हो, दबंग के प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक ना। तो अब इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करेंगे बच्चा, एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी जो है चैनल पर अवेलेबल है, तो आप इन्हें जरूर जो है देखिएगा। और जो भी मैंने यहाँ पर अभी अभी आपके सामने जो नोट्स बनाए हैं, जैसे कितने पेज का बना, लगभग 16-17 पेज का बना, तो देखिए 16-17 में आपके 3-4 चैप्टर्स हो गए, बेहतरीन नोट्स बन गए। अब हम अभी से टेलीग्राम में डाल देंगे, तो आप जो है टेलीग्राम से इसको डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। जरूर पढ़िएगा बच्चा सेमीकंडक्टर। अगर आपको प्यार ना होना तो बोलिएगा। आज भी बहुत सारे विद्यार्थी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 2019 वाले विद्यार्थी इंजीनियरिंग करके ख़त्म हो चुके हैं, फिर भी वो सेमीकंडक्टर के वीडियोस को याद करते हैं और बाबा एसएसपी को थैंक यू बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल लव। हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। जो भी विद्यार्थी हमसे नीट की प्रिपरेशन में भी जुड़ना चाहता है, तो नीट की प्रिपरेशन के लिए केजीएस नीट पर मैं अवेलेबल हूँ, आपका ही प्लेटफॉर्म है, वो भी देखिए। बाबा एसएसपी यहाँ पर रहेंगे, फुल्ली डेडिकेटेड टू सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड जेई स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट all the link which I have shared in the comment pin as well as description box। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा, लव यू ऑल, जय हिंद।